कक्षा 8 ए और बी के सभी बच्चे अपनी हिंदी की सहायक पुस्तक भारत की खोज निकाल लें और आज दिनांक 5/10/2020 को यूनिट 3 सिंधु घाटी सभ्यता का भाग 6 पढ़ाया जाएगा। व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियाँ। आप ध्यान से देखें। उपनिषदों में बराबर इस बात पर जोर दिया गया है कि कारगर रूप से प्रगति करने के लिए जरूरी है कि शरीर स्वस्थ हो, मन स्वच्छ हो और तन मन दोनों अनुशासन में रहे। ज्ञानार्जन या और किसी भी तरह की उपलब्धि के लिए संयम, आत्मपीड़न और आत्मत्याग जरूरी है। इस प्रकार की तपस्या का विचार भारतीय चिंतन में सहज रूप से निहित है। गांधी जी के नेतृत्व में जिन जनांदोलनों ने भारत को हिला दिया, उनके पीछे जो मनोवृत्ति काम करती रही है, उसकी सही समझ के लिए इस विचार को समझना जरूरी है। प्यारे बच्चों, लेखक कहता है कि उपनिषदों में हमें हमेशा इस बात पर बल दिया गया है कि कारगर रूप से प्रगति करने के लिए, विकास करने के लिए ये आवश्यक है कि शरीर स्वस्थ हो, मन स्वच्छ हो और तन मन दोनों अनुशासन में रहें। तो ज्ञानार्जन और किसी भी तरह की उपलब्धि के लिए संयम, आत्मपीड़न और आत्मत्याग की आवश्यकता है। इस प्रकार की तपस्या का विचार भारतीय चिंतन में सहज रूप से विद्यमान है। गांधी जी के नेतृत्व में जिन जनांदोलनों का समावेश किया गया और भारत को हिला दिया, उसके पीछे जो मनोवृत्ति काम कर रही थी, उसकी यही समझ के लिए इस विचारधारा को समझना बहुत आवश्यक है। भारतीय आर्य अपने से भिन्न औरों के विश्वासों और जीवन शैलियों के प्रति चरम सहनशीलता के कारण उन झगड़ों को बचाते रहे जो अक्सर समाज को खंड खंड कर देते हैं। उन्होंने एक तरह का संतुलन बनाए रखा। एक व्यापक ढांचे के भीतर रहते हुए भी लोगों को अपनी पसंद की ज़िंदगी बसर करने की काफ़ी छूट देकर उन्होंने एक प्राचीन और अनुभवी जात की समझदारी का परिचय दिया। उनकी ये उपलब्धियां बहुत अनोखी थी। भारतीय आर्य अपने भिन्न औरों के विश्वासों और जीवन शैलियों के बारे में चरम सीमा की सहनशीलता के कारण उन झगड़ों को बचाते रहे जो अक्सर समाज को अलग अलग करने पर जोर देते थे। उन्होंने एक तरह का ऐसा बैलेंस बना रखा था कि एक व्यापक ढांचा होते हुए भी लोगों को अपनी पसंद की ज़िंदगी बसर करने की काफ़ी छूट देकर और एक प्राचीन और अनुभवी जात की समझदारी का परिचय दिया। उनकी ये उपलब्धियां बहुत ही आश्चर्यजनक थी। लेकिन उनके इसी व्यक्तिवाद का परिणाम ये हुआ कि उन्होंने मनुष्य के सामाजिक पक्ष पर, समाज के प्रति उसके कर्तव्य पर कम ध्यान दिया। हर व्यक्ति के लिए जीवन बटा और बंधा हुआ था। उसके मन में एक समग्र समाज की ना कोई कल्पना थी, ना उसके प्रति कोई दायित्व बोध था। इस बात का भी कोई प्रयास नहीं किया गया कि वो समाज के साथ एकात्मकता महसूस करे। इस विचार का विकास शायद आधुनिक युग में हुआ। किसी प्राचीन समाज में यह नहीं मिलता।
इसलिए प्राचीन भारत में इसकी उम्मीद करना गैर मुनासिब होगा। व्यक्तिवाद, अलगाववाद और ऊंच नीच पर आधारित जातिवाद पर भारत में कहीं अधिक बल दिया जाता रहा। बाद में हमारी जनता का दिमाग इस प्रवृत्ति का बंदी बन गया। हमारे पूरे इतिहास में यह एक बहुत बड़ी कमजोरी रही। ये कहा जा सकता है कि जाति व्यवस्था में शक्ति के बढ़ने के साथ साथ हमारी बौद्धिक जड़ता बढ़ती गई और जात की रचनात्मक शक्ति धुंधलाती चली गई। प्यारे बच्चों, लेकिन उनके सभी व्यक्तिवाद का परिणाम यह हुआ कि उन्होंने मनुष्य के सामाजिक पक्ष पर, समाज के प्रति उसके कर्तव्य पर लोगों ने ध्यान कम दिया। हर व्यक्ति के लिए जीवन बटा और बाँध बँधा हुआ था। उसके मन में एक समग्र समाज की ना तो कोई कल्पना थी, न उसके पास उसके कोई दायित्व बोध था कि हमको उसके प्रति क्या करना चाहिए, हमारा अधिकार क्या है। इस बात का भी कोई प्रयास नहीं किया गया कि वो समाज के साथ एकात्मकता महसूस करे। इस विचार का विकास शायद आधुनिक युग में हुआ। किसी प्राचीन समाज में यह नहीं मिलता, इसलिए प्राचीन भारत में इसकी उम्मीद करना गैर मुनासिब काम था। व्यक्तिवाद, अलगाववाद और ऊंच नीच पर आधारित जातिवाद पर भारत में कहीं अधिक बल दिया गया। बाद में हमारी जनता का दिमाग इस प्रवृत्ति का बंदी बन गया और हमारे पूरे इतिहास में यह एक बहुत बड़ी कमजोरी रही। ये कहा जा सकता है कि जाति व्यवस्था में शक्ति के बढ़ने के साथ साथ हमारी बौद्धिक जड़ता भी बढ़ती चली गई और जात की रचनात्मक शक्ति धुंधलाती चली गई। अर्थात हम लोग आपस में जातिवाद, भाई भतीजावाद, अलगाववाद, व्यक्तिवाद पर जोर देते रहे और हमारा समाज एक दूसरे से बढ़ता रहा। इसलिए हमारी जो बौद्धिक क्षमता थी वो जड़ बनती चली गई और हमारी जो रचनात्मक शक्ति थी वो जाति व्यवस्था के आ जाने से उस पर पर्दा सा पड़ता चला गया।